हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के विषय में। केस स्टडी मेथड। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक शोध का एक रूप है। गुणात्मक और परिमाणात्मक शोध के ये दो व्यापक रूप होते हैं सामाजिक राजनीतिक शोध के। तो उनमें से जो गुणात्मक शोध होता है, जो जटिल अमूर्त सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के संदर्भ में आयोजित किया जाता है, उस गुणात्मक शोध को संपन्न करने के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, उन पद्धतियों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसको केस स्टडी मेथड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। प्राकृतिक विज्ञानों में तो इस केस स्टडी मेथड को शुरू से ही अपनाया जाता रहा है। आप मेडिकल साइंस में देखते होंगे, सुनते होंगे, या साइकोलॉजी के फील्ड में देखते होंगे कि कैसे जो अध्ययन करता है वो बताता है कि हर केस अपनी तरह का अलग होता है। मेडिकल साइंस में वो केस एक रोग हो सकता है, एक मरीज हो सकता है, या कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है चिकित्सा जगत के क्षेत्र में अपनाई गई। जहां तक सामाजिक राजनीतिक शोध की बात है, ज्यादातर केस स्टडी का प्रयोग सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है। सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए या ग्रामीण पुनरुत्थान के लिए बहुत सारी स्कीम्स अपनाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सफल हुआ, उन क्रियान्वयन से कितने लोगों को लाभ मिला, कैसा लाभ मिला, या योजनाएं अगर विफल हुई तो क्यों विफल हुई, इसका मूल्यांकन करने के लिए केस स्टडी मेथड को अपनाया जाता है। यानी केस स्टडी के आधार पर अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का कितना लाभ कितने लोगों को किस रूप में पहुंचा, इसका मूल्यांकन करने के लिए केस स्टडी आयोजित की जाएगी। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र को चुन लिया जाएगा, विशेष ग्राम को चुन लिया जाएगा, और वहां ये देखा जाएगा कि इस योजना को किस रूप में, कब और कैसे शुरू किया गया, और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिल रहा है, या इस योजना के क्या क्या ड्रॉबैक हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए केस स्टडी का आयोजन किया जाएगा। केस स्टडी जो होती है, जो वैयक्तिक अध्ययन होता है, उसके अंतर्गत किसी भी एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है, किसी भी एक संस्था को चुन लिया जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, किसी भी एक घटना को चुन लिया जाता है, और उस व्यक्ति, घटना, क्षेत्र या नीति के विषय में एक समग्र अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। और जो वर्तमान दौर चल रहा है, उसमें केस स्टडी मेथड को शिक्षण की एक महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में पेश किया जाता है। यानी शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी कैसे उस विषय के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सके, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, प्राथमिक रूप में खुद जाकर फील्ड में अनुभव के माध्यम से सीख सके,
अवलोकन के माध्यम से सीख सके, इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसा विषय विद्यार्थी को दे देते हैं, कोई भी एक ऐसी समस्या दे देते हैं जिस समस्या के बारे में खोजबीन, जांच पड़ताल, उसके कारणों, उसके परिणामों को जानने का कार्य विद्यार्थी को सौंप दिया जाता है। जैसे अभी MA2 के विद्यार्थियों को मैंने एक ऐसा ही कार्य सौंपा था। क्या कार्य था, क्या केस स्टडी थी कि वो अपने अपने ग्राम में इस बात का सर्वेक्षण करें, इस बात का पता लगाएं, इस बात का अध्ययन करें कि ग्रामवासियों के द्वारा कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। तो कोविड-19 महामारी और गांव का एक क्षेत्र, इसको वैयक्तिक अध्ययन के रूप में दिया गया, केस स्टडी के रूप में दिया गया। तो केस स्टडी में हमेशा ही किसी एक विषय, किसी एक क्षेत्र, किसी एक घटना पर फोकस करके अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को खुद सीखने की इजाजत देते हैं कि वो फील्ड में जाएं, खुद अवलोकन के माध्यम से ग्रामवासियों से बातचीत करें, तथ्य संकलित करें और उन तथ्यों को एक निष्कर्ष के रूप में कैसे प्रेजेंट करें, ये शिक्षण की एक टेक्निक डेवलप हो रही है। यानी केस स्टडी मेथड आजकल शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि बन गई है और खास तौर से हायर एजुकेशन में हम देखते हैं कि PhD उपाधि के लिए जो शोध प्रबंध लिखा जाता है या MA की उपाधि के लिए जो डिसर्टेशन, लघु शोध प्रबंध लिखा जाता है, उसमें भी इसी पद्धति को अपनाया जाता है। यानी किसी एक खास विषय को, किसी एक खास क्षेत्र को अध्ययनकर्ता को सौंप दिया जाता है, उस विषय के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में या उस नीति, स्ट्रेटेजी, कुछ भी हो सकती है, उसके विषय में व्यापक गहन छानबीन करें, तथ्य इकट्ठा करें, उनका विश्लेषण करें और उस विश्लेषण के आधार पर किन्हीं सामान्यीकरण तक पहुंचे, किन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचे। तो केस स्टडी मेथड में हमेशा किसी एक केस पर फोकस किया जाता है और उस केस के संदर्भ में जितनी भी उससे जुड़ी हुई बातें हैं, जुड़े हुए तथ्य हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश की जाती है। अब ये केस कोई एक घटना हो सकती है, कोई एक क्षेत्र हो सकता है, कोई एक खास तरह का व्यवहार हो सकता है। जैसे पंचायत चुनाव में, उत्तर प्रदेश की पंचायतों के चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं का मत व्यवहार, ये भी एक केस स्टडी हो सकती है। कोई एक व्यक्ति समूह भी हो सकता है, जैसे भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये भी एक केस स्टडी हो सकती है। इसमें केस कौन है? महिलाएं। कहां की महिलाएं? भारत की महिलाएं। तो केस व्यक्ति हो सकता है, घटना हो सकती है, क्षेत्र हो सकता है, व्यवहार हो सकता है या व्यक्ति समूह हो सकता है। तो जो भी केस चुना जाता है, जो भी विषय चुना जाता है अध्ययनकर्ता के द्वारा शोध के लिए, उस विषय के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, जो भी उसका केस हो, उससे जुड़े सभी तथ्यों, उनके कारणों, उनके परिणामों को जानने की कोशिश की जाती है ताकि वो केस, वो विषय अपने समग्र रूप में सामने आ सके, वो पूरी तरह स्पष्ट हो सके
कि वो विषय, वो घटना क्या थी, उसके पीछे कारण क्या थे, उस घटना का परिणाम क्या हुआ, उस घटना की खासियत क्या थी, सारी जानकारी उसके बारे में संकलित करना और उस जानकारी का इस तरीके से विश्लेषण करना कि उस जानकारी के आधार पर किन्हीं ऐसे सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके जो निष्कर्ष सिद्धांत निर्माण को प्रेरित कर सकें, जो निष्कर्ष समस्या के समाधान को प्रेरित कर सकें। इस तरह से केस स्टडी की जाती है और केस स्टडी इतनी ज्यादा लोकप्रिय है इस समय, खासतौर से सामाजिक राजनीतिक अध्ययनों में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सामाजिक जीवन जो है या राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो इतनी ज्यादा जटिल हैं, जिन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता या जिनका संख्यात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हालांकि सोशल साइंसेज में संख्यात्मक परिमाणात्मक रिसर्च भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। सभी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे अमूर्त तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जो शोधकर्ता होता है वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाकर उस घटना की, उस व्यवहार की, उस केस की तह में जाकर कारणों को जानने की कोशिश करता है, उसकी विशेषताओं को सामने लाता है। वो विशेषताएं, वो कारण जो संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति इसलिए भी लोकप्रिय बनी क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जो सांख्यिकी पद्धति पर आधारित रिसर्च है, उसकी अपनी लिमिटेशंस सामने आई, उसकी अपनी सीमाएं सामने आई। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सोशल साइंसेज में गुणात्मक अनुसंधान के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है और इसीलिए लोकप्रिय भी हो रही है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें दिखाई देती हैं, जैसे श्रमिकों की समस्याएं, आतंकवाद जैसी घटना और समसामयिक दौर में कोविड-19 जैसी महामारी, जिस पर ये निश्चित करना मुश्किल हो रहा है कि ये वास्तव में महामारी है या जैविक हथियारों का कोई एक रूप है। तो इन समस्याओं के बारे में, इनके विविध आयामों के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए ताकि इन चुनौतियों का सामना किया जा सके, इन समस्याओं का सामना किया जा सके, और इसके लिए वैयक्तिक अध्ययन की पद्धति बहुत उपयोगी साबित होती है। यहाँ पर ये बात और ध्यान में रखने योग्य है कि नाम से ऐसा लगता है कि इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, कुछ लोगों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति नाम जरूर है, लेकिन इसमें कुछ चुने हुए लोगों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, कुछ चुने हुए लोगों से ही तथ्य इकट्ठा नहीं किए जाते, बल्कि उस केस या घटना या विषय से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक क्षेत्र में रहने वाले हों, दूसरे क्षेत्र में रहने वाले हों, एक संस्था में काम करने वाले हों, कई संस्थाओं में काम करने वाले हों, उन सब से नाना प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। जो लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस केस से जुड़े हुए हैं, उन सभी से इंटरव्यू के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के माध्यम से
या तथ्य संकलन की अन्य प्रविधियों के माध्यम से तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के विषय में खास बात यह है कि इस पद्धति के अंतर्गत कोई भी विषय जो अध्ययन के लिए चुना जाता है, कोई घटना, कोई व्यवहार, कोई संस्था, कोई नीति, कोई रणनीति, उसके विषय में समग्र अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। किसी एक पार्ट का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उस घटना से जुड़े हुए सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति थी, केस स्टडी मेथड, इसका जन्मदाता माना जाता है फ्रेडरिक प्ले को। फ्रेडरिक प्ले के बाद हर्बर्ट स्पेंसर और हेली जैसे विचारकों ने इस पद्धति को उपयोगी बनाने का प्रयास किया और इस पद्धति को अपनाते हुए जो शोध कार्य संपन्न किए, उस शोध के माध्यम से बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया। जैसे डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया और ये सिद्धांत भी एक केस स्टडी पर आधारित था, जिस केस स्टडी का जिक्र उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, केस स्टडी मेथड है, वो सामाजिक राजनीतिक शोध में गुणात्मक शोध की दृष्टि से एक उपयोगी अध्ययन पद्धति के रूप में सामने आई है। अब इस वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित भी करने की कोशिश की है। जैसे कॉमवे ने 1986 में इसकी परिभाषा दी कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को एक लंबे समय के अंदर सामाजिक पर्यावरण के अभिन्न अंग के रूप में कुछ खास घटनाओं और व्यक्ति समूह के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। यानी जब कोई केस स्टडी के लिए चुना जाता है, तो उस केस से जुड़े हुए जो सामाजिक भौगोलिक पर्यावरण है, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो खास घटना किस पर्यावरण में घटित हुई है। वो भारत के सामाजिक पर्यावरण में घटित हुई है, किसी अन्य विकासशील देश के पर्यावरण में घटित हुई है, या अमेरिका जैसे विकसित देश में वो घटना घटी है। तो उस घटना को चूंकि टोटलिटी में उसका अध्ययन करना है, समग्र रूप में अध्ययन करना है, उसकी सभी पक्षों का अध्ययन करना है, लिहाजा उसके पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है कि वो घटना किस पर्यावरण में घटित हुई है, किस तरह के सामाजिक पर्यावरण में घटित हुई है। और केवल इतना ही नहीं, उस घटना के इतिहास को भी देखने की कोशिश की जाती है कि क्या इतिहास में किसी समय में वैसी कोई घटना हुई थी या वैसा कोई फैक्टर सामने आया था जो इस समय सामने आ रहा है। तो इतिहास के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में और वर्तमान में विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए उस घटना का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी के अंतर्गत। ऐसे ही यिन ने परिभाषित किया कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी समसामयिक घटना का उसके वास्तविक संदर्भ में आनुभविक विश्लेषण है। कोई भी सामाजिक या राजनीतिक घटना जो घटित हुई है, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, काल्पनिक नहीं, वास्तविक, वास्तव में कारण क्या है और इन कारणों को कैसे जाना जाएगा। जहां घटना घटित हुई है, उस स्थान पर रहने वाले लोगों के विचारों के माध्यम से खुद अध्ययनकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी बना हो, यानी अवलोकन के माध्यम से,
किसी भी तरह से फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करके उस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की जाती है कि उस घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या है और उस घटना का रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है। कई बार विचारकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा जब कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें अपनी कल्पना को जोड़ दिया जाता है, अपने मूल्यों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत वो घटना जिस रूप में है, घटी है, उसको उसी रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। जब विचारक विषय का विश्लेषण करते समय अपनी कल्पना को जोड़ता है, पूर्वाग्रह को जोड़ता है, तो वो फिलॉसफी होती है, वो दर्शन होता है। लेकिन विज्ञान सत्य पर आधारित होता है और आधुनिक युग में जो शोध कार्य हो रहे हैं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, उन शोध कार्यों का उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचना है ताकि वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। इसलिए उसमें अध्ययनकर्ता की कल्पना का कोई महत्व नहीं होता, अध्ययनकर्ता के अपने मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। केस स्टडी के अंतर्गत जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, वो घटना, विचार, संस्था का उसके वास्तविक रूप में, जिस रूप में वो मौजूद है, उसका ही विश्लेषण करता है, आनुभविक पद्धतियों को अपनाकर, तथ्यमूलक पद्धतियों को अपनाकर, तथ्यों को संकलित करके। तथ्य का मतलब ही होता है जो दिखाई दे, जो वास्तविक हो, जिसे अनुभव किया जा सके। तो इस तरह से यिन की परिभाषा के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी घटना का उसके वास्तविक संदर्भ में विश्लेषण है। ऐसे यंग ने परिभाषित किया वैयक्तिक अध्ययन विधि को कि वैयक्तिक अध्ययन वह विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। समाज का निर्माण करने वाली बहुत सी इकाइयां होती हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, संस्था, कोई सामाजिक वर्ग या कोई सामाजिक समुदाय। ये सब समाज का निर्माण करते हैं, ये सब समाज की इकाइयां हैं। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक इकाई को चुनकर, व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, वर्ग हो, समुदाय हो, उसको चुनकर उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, कारण और परिणाम के विश्लेषण के साथ। सिनपाओ यंग ने क्या कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि को एक छोटे, संपूर्ण और गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करने के लिए अपनी समस्त क्षमताओं और विधियों का ऐसे उपयोग करता है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि एक स्त्री या पुरुष समाज की इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं। सिनपाओ यंग की परिभाषा में जो महत्वपूर्ण है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के विषय में, वो ये है कि ये एक छोटा अध्ययन होता है, लार्ज स्केल पर किया जाने वाला अध्ययन नहीं होता, क्योंकि कोई भी एक केस जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं हम, किसी महापुरुष का अध्ययन करते हैं, तो उसी महापुरुष पर हमारा अध्ययन फोकस्ड होता है। लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये संपूर्ण अध्ययन होता है, उसके विषय में, उसकी पर्सनालिटी के विषय में, उसके कृतित्व के विषय में अध्ययनकर्ता
समग्र तस्वीर पेश करेगा, समग्र अध्ययन करेगा कि रुचियां क्या थी, उनकी पसंद क्या थे, उनकी कार्य किस दिशा में थे, उनका लेखन था या विचार था, विचार थे तो किस रूप में थे, उन विचारों को क्रियान्वित करने की कोशिश की गई या नहीं की गई तो किस रूप में की गई, वर्तमान में उन विचारों की कहां तक प्रासंगिकता है, मतलब टोटलिटी में, संपूर्ण रूप में उसका अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए। लेकिन यह अध्ययन कैसा होता है? व्यवस्थित अध्ययन होता है। वैसे तो कोई भी रिसर्च वर्क व्यवस्थित ही होता है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए जो गुणात्मक शोध किए जाते हैं, उस शोध में सूचनाओं का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और व्यवस्थित ढंग से उसका विश्लेषण किया जाता है। तथ्य कैसे संकलित किए जाएंगे, उस इकाई से संबंधित, उस केस से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, कैसे निष्कर्षों तक पहुंचा जाएगा, क्या प्रारूप होगा उस शोध का, इन सब का एक व्यवस्थित खाका शोधकर्ता के द्वारा पहले ही बना लिया जाता है और उस व्यवस्था के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप अपने शोध कार्य को संचालित किया जाता है। वो ये भी देखता है कि कौन सी प्रविधियां उसके रिसर्च के लिए, उसके विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। प्रत्यक्ष अवलोकन उपयुक्त होगा, प्रश्नावली उपयुक्त होगी, साक्षात्कार विधि के माध्यम से करेंगे या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखेंगे, उस संबंध में जो लिटरेचर मौजूद है पूर्व के शोधकर्ताओं के द्वारा या विचारकों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उस पर, उसको अपने अध्ययन कार्य में प्रयोग में लाएंगे। ये सारी बातें शोधकर्ता के द्वारा व्यवस्थित ढंग से पहले ही निर्धारित कर ली जाती हैं। उसके बाद वो अपने शोध कार्य को चरणबद्ध तरीके से अंजाम देता है वैयक्तिक अध्ययन विधि को अपनाते हुए। गुडे और हट ने क्या कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है वो सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की, तथ्य तो मौजूद हैं लेकिन उनको इस रूप में इकट्ठा किया जाए जिससे वो किसी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचा सके शोधकर्ता को। ये देखना शोधकर्ता की जिम्मेदारी होती है। तो सामाजिक तथ्यों को इस ढंग से संगठित किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कि जो विषय चुना गया है शोध कार्य के लिए, जो केस चुना गया है, उस केस की जो एकात्मकता है, विभिन्न पक्षों का जो जुड़ाव है, उसकी रक्षा हो सके। यानी एक केस से जुड़े विभिन्न पक्षों का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है ताकि उस केस को पढ़ने से उस केस के बारे में सब कुछ पता चल सके। ये उद्देश्य होता है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होती हैं, उनको हम संक्षेप में देख सकते हैं। सबसे पहली खासियत ये होती है कि जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति होती है उसके माध्यम से किसी इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में अगर हमें संपूर्ण अध्ययन करना हो, उसके सभी पक्षों का अध्ययन करना हो, तो वहां पर केस स्टडी मेथड हमारी मदद करता है। जैसे
केस स्टडी के एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि कैसे उस विषय का समग्र अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण हो सकता है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए किए गए प्रयत्न। अब कोविड-19 की महामारी विश्वव्यापी है और विभिन्न देशों में ये नाना स्ट्रेन के रूप में देखने को मिल रही है, अलग अलग रूप है इसके। भारत में भी विभिन्न प्रांतों से न्यूज आ रही है कि अलग अलग रूपों में ये दिखाई दे रही है और इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रभाव है अलग अलग देशों में, अपने ही देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रभाव है इसके। महाराष्ट्र, कर्नाटक जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, वहीं ऐसे प्रांत भी हैं जो इस महामारी की चपेट में कम से कम आए। तो यहाँ पर जो कोविड-19 की महामारी है, उस महामारी से जुड़ी हुई एक केस स्टडी के रूप में हम उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए। अब हमने अपने विषय को उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया क्योंकि हमारा केस उत्तर प्रदेश है, एक प्रदेश है वहां केस, प्रदेश और कोविड-19 की महामारी। अब इस केस स्टडी को हम कैसे टोटलिटी में, कैसे संपूर्ण समग्र अध्ययन इस विषय का करेंगे। हालांकि ये विषय, कोई भी केस बहुत पक्षों वाला हो सकता है, बहुत आयामों वाला हो सकता है, बहुत सारे आयाम उसके हो सकते हैं। उनमें से कुछ आयामों को मैं यहाँ आपको बताती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन टोटलिटी में देखने के लिए, इस विषय का संपूर्ण समग्र अध्ययन करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, ओरिजिन से लेकर वर्तमान सिचुएशन तक, यानी ऐतिहासिक संदर्भ में उत्तर प्रदेश महामारी की चपेट में कब आया, महामारी जब सामने आई तो सरकार के द्वारा क्या नीतिगत प्रयास किए गए, लॉकडाउन की घोषणा की गई या हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था की गई, डॉक्टर्स की उपलब्धता को बढ़ाया गया या उनकी स्थिति कैसी है, जो दवाइयां इसमें काम में आ रही हैं उनकी उपलब्धता कैसी है, हॉस्पिटल्स में जो अरेंजमेंट होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो किस रूप में अवेलेबल है और कहां उसमें कमी है। लॉकडाउन की घोषणा की गई संक्रमण को रोकने के लिए, तो इस लॉकडाउन की स्थिति का समाज के विभिन्न वर्गों पर कैसा प्रभाव पड़ा, कौन से वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए या दुष्प्रभावित हुए, लॉकडाउन की स्थिति में, तालाबंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवन लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, मजदूरों के सर्वाइवल के लिए क्या किया गया, क्या आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, आर्थिक राहत की घोषणा की गई, या कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकारी कार्मिकों के वेतन में, उनके भत्तों में क्या और कैसी कटौती की गई, वो कितनी उचित थी। अब जब वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है प्रदेश में, कितने लोगों को लगा है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में क्या कंफ्यूजन है, सरकारी महकमे में क्या स्थिति है, इसको लेकर कैसी कालाबाजारी हो रही है। विभिन्न पक्षों पर एक पक्ष ये भी है कि भारत एक संघ राज्य है, राष्ट्रीय सरकार के साथ साथ हर प्रांत अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय संघ के एक इकाई के रूप में
स्वायत्त ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक प्रदेश के लोगों की कोविड महामारी से रक्षा के लिए या उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए, या इस संदर्भ में केवल केंद्र सरकार के निर्देशों का ही अनुपालन किया गया। केंद्र सरकार ने जब जब निर्देश दिया कि लॉकडाउन करो तो लॉकडाउन कर दिया, जो जो उसके निर्देश थे उन्हीं निर्देशों को अमल में लाया गया। इस पहलू पर भी हमें विचार करना होगा। तालाबंदी की स्थिति में स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए फिजिकली। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या और कैसा प्रबंध किया गया, ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई, ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, उस ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ कितने विद्यार्थियों को किस रूप में मिला, ये सभी पक्ष हैं इस केस से जुड़े हुए। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों में आम जनता का सहयोग कैसा रहा? क्या आम जनता ने उन निर्देशों को माना जो सरकार की तरफ से जारी किए गए? उसका रुख कैसा रहा? सरकार के प्रयत्नों से जनमानस कितना संतुष्ट है, और यदि असंतुष्ट है तो उसकी वजह क्या है? एक टोटलिटी में इस पूरे केस को देखना है। कोविड-19 का सामना करने के लिए प्रशासन के मार्ग में कौन सी बाधाएं, कौन सी दिक्कतें आई, पुलिस प्रशासन को किन दिक्कतों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या हॉस्पिटल्स में नेताओं के द्वारा कोई अनुचित हस्तक्षेप किया गया, प्रशासन के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया जिससे डॉक्टर्स स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में दिक्कत महसूस की उन्होंने, या आम जनता को किन समस्याओं को फेस करना पड़ा। नियम कानून ज्यादा कड़े ढंग से लागू किए गए, इसलिए आम जनता को, निर्दोष जनता को कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा। कहीं लॉकडाउन की स्थिति में उसकी समस्याएं बढ़ तो नहीं गईं, यदि बढ़ी तो किस खास वर्ग की बढ़ी और किसकी मुश्किलें कम हुई। साथ ही कोविड-19 की महामारी का मुकाबला करने के लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, किस मार्ग पर चला जाए, क्या नीतियां अपनाई जाएं, क्या प्रयास किए जाएं कि देश और दुनिया इस महामारी पर काबू पा सके। विभिन्न विकल्पों को सामने लाना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक केस स्टडी के अंतर्गत किसी एक केस को जब लेते हैं अध्ययन के लिए, तो उसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं, विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हैं, और इन सभी पक्षों को स्पष्ट कैसे करते हैं, इस विषय में तथ्य इकट्ठा करके, अपनी कल्पना के माध्यम से नहीं, आनुभविक तथ्य इकट्ठा करके।